नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के सभी साथियों का राम सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से मैं राम सर आप सभी साथियों का राम सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये मोस्ट अवेटेड वीडियो था। काफ़ी कमेंट्स आई जब से ईएसपी कैलेंडर आ चुका था और आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे सिलेबस को लेकर के, पात्रता परीक्षा में क्या क्या सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये परीक्षा जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग है वो सितंबर में होनी है और सितंबर अब आपके पास मुश्किल से 60 दिन का भी समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अगला महीना, ये महीना आधा से ज़्यादा हो चुका है। आधा महीना लगभग 10 जुलाई आज पास है, 8 जुलाई आज। तो अगस्त के बाद फिर सितंबर में पेपर होगा। तो सर इतने कम समय में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि इस एग्ज़ाम को पास करेंगे, क्योंकि इसके 4 महीने बाद या 5 महीने बाद फिर से आपकी चयन परीक्षा होगी वर्ग 3 की। तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ भी है उन लोगों के लिए जो शायद इस परीक्षा में बैठना नहीं चाहते, वो पहले से पात्रता पास हैं। तो बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आज इस वीडियो में सॉल्व होंगे। कौन इसके लिए पात्र होगा, बीएड वाले क्या उम्मीदवार बन सकते हैं या नहीं, इस परीक्षा का निर्धारण कैसे होगा, सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, न्यूनतम आयु सीमा क्या है, अधिकतम क्या है, कितने परसेंटेज होना जरूरी है, ये सारे प्रश्न आज हम इस वीडियो में चलते हुए आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करें इससे पहले मैं बता दूं कि जो भी मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा, ये सारी चीज़ों को आप अभी रामसर इंदौर एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए, टेलीग्राम पर भी है, जो टेलीग्राम पर जुड़े उनको पता होगा, यहाँ पर आप सभी को 2023 का जो पेपर हुआ था 24-22 में, ठीक है, तो 2022 का पीवाईक्यू वर्ग 3 का ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सॉल्व है। और इसके साथ आपको सिलेबस जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो पैटर्न रहा या पैटर्न क्या हो सकता है, 2022 का क्या पैटर्न था, उसका सारा कुछ पीडीएफ आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो एक बार आप एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करिए, यहाँ पर पहुँच करके ये सारी चीज़ें देख करके ही व्यवस्थित तैयारी आगे करिएगा। तो सबसे पहले सिलेबस से पहले हम चर्चा करते हैं कि कौन इसके लिए एलिजिबल है। क्वेश्चन है पहला योग्यता को लेकर के कि हमारी मध्य प्रदेश में होने वाली वर्ग 3 में कौन साथी योग्य हो सकता है इस परीक्षा की पात्रता के लिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आपने 2022, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो था हमारा, जो वर्ग 3 एग्ज़ाम 2022 में जो कंडक्ट हुआ था, ये 2019 दिसंबर का था, या यूँ कहें कि जनवरी 2020 का था, क्योंकि कोविड का रीज़न रहा, इस वजह से ये भर्ती को 2024-22 तक कराया और 23 में इसकी फाइनल ज्वाइनिंग हुई। 6 साल के 5 साल के इंतज़ार के बाद ये फाइनल एग्ज़ाम आया था। तो अगर आपने उस समय में ओबीसी से रहे हैं आप, एससी से आप रहे हैं, एसटी से आप रहे हैं, या आप ईडब्ल्यूएस से रहे हैं, या आरक्षण के किसी भी कोटे से आप रहे हैं, रिजर्वेशन का लाभ आपने लिया है और आपने 75% नंबर यहाँ पर प्राप्त किए हैं, तो आप इसके लिए योग्य हैं, मतलब आप पात्रता पास कर चुके हैं, आप पात्र हैं, तो आपको इस परीक्षा में नहीं बैठना है। दूसरे वो साथी जो यूआर से आते हैं और यूआर से आने के बाद इन्होंने कितना प्राप्त किया है, 90 नंबर प्राप्त किया है यूआर वाले साथी, तो आप भी इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। मतलब 2022 में जितने भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था उनकी मार्कशीट में क्वालिफाइड लिखकर अगर आ गया है तो आपको इस एग्ज़ाम में नहीं देना है, आपके लिए कंपलसरी नहीं होगा। एक बार फिर से सुनिए, आप इस एग्ज़ाम को देंगे, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया अपनी स्वेच्छा से और आप बाकायदा, या आपने सहयोग से दिया कि चलो रिवीजन हो जाएगा, अच्छी स्टडी हो जाएगी, और बाद में आप इस एग्ज़ाम में पात्र नहीं हो पाते या पास नहीं हो पाते, तब भी आप मेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर फेल हो गए तो पुराने एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं। तो आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं शौक से या रिवीजन के लिए, किसी भी वजह से दे सकते हैं। फेल हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेंस दे सकते हैं, क्योंकि एक बार आप पास हो चुके हैं। अब बहुत बेसिक सा बिंदु है, पहला एक है इसकी एलिजिबिलिटी। जो नए कैंडिडेट होंगे, आपकी 12th होना चाहिए, ठीक है, आप 12वीं पास होना चाहिए, हाई सेकेंडरी विथ 50 ऑफ परसेंटेज, 50% के साथ आपकी 12वीं होना चाहिए। इसी के समकक्ष आपका 12वीं के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा। इसमें हम आपसे कहेंगे कि सिर्फ डीएलएड वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्रूवल हैं, नॉट फॉर बीएड एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम। मैं आपको थोड़ा कुछ दिनों पहले का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बताना चाहूँगा। 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन देते हुए कहा है कि अब जो ब्रिज कोर्स का हमने फॉर्मेट रखा था, ठीक है, एनसीटी ने, और उस फॉर्मेट के हिसाब से कभी भी ये ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया, और इस ब्रिज कोर्स को ना होने की वजह से कहीं ना कहीं जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं उन्होंने छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है इसका नॉलेज नहीं लिया है। तो 10 अगस्त 2023 के बाद से किसी भी एग्ज़ाम को वर्ग 3 से लेकर जो 1 to 5 एग्ज़ाम होता है, बीएलएड वाले साथियों को एलिजिबल नहीं किया गया है।
तो नो मोर फॉर बीएड, मतलब अब इस एग्ज़ाम में आप वैलिड नहीं होंगे, सिर्फ लिखा रहेगा। क्योंकि मैं भी कह रहा हूँ और जो रूल वे को आएगी वो भी आपसे यही कहेगी कि ये एग्ज़ाम सिर्फ आपके डीएलएड कैंडिडेट के लिए एलिजिबल रहेगा, नॉट फॉर बीएड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है आफ्टर 10 अगस्त 2023 के बाद से, क्योंकि ये फाइनल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। अब मैंने यहाँ पर एक बात और मेंशन की है कि यहाँ पर भी आपकी 50% होना चाहिए और यहाँ पर भी आपके 50% होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जो भी कैंडिडेट रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, आप लोगों की डीएलएड में अगर 50% से ठीक है 50% से कम बनी है तो आपको 45 तक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 45 के नीचे ही हैं, 42-43 पर है, नहीं, 5% का ही रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके नीचे अगर आप हैं 45 से नीचे तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। आपकी परसेंट मैक्सिमम 50 होना चाहिए 12th में, और यहाँ पर आपको 5%, ये सिर्फ रिजर्वेशन वालों को हो, यूआर वालों को तो 50% ही चाहिए और यहाँ पर भी 50% ही चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई कॉमन सी बातें। इसके बाद बनता है प्रश्न सर आयु को लेकर के, एज क्या होनी चाहिए। तो एज के लिए बहुत ही कॉमन सी बात है, एज मतलब आयु। आपकी आयु का जो गणना की जाएगी रूल बुक में, वो रूल बुक की गणना के अनुसार 1 जनवरी 2024 तक आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर। मतलब अभी फ़िलहाल 1 जनवरी 2024 तक, इस साल की जनवरी तक आप 21 साल के हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका 21 साल पर रनिंग चल रहा है। इसके बाद अधिकतम आयु सीमा की अगर मैं बात करता हूं, फिलहाल ये डिसाइड नहीं किया गया है अभी तक, लेकिन मैं पुराने 2022 के अकॉर्डिंग अगर कहूं आपसे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तो 45 साल है रिजर्वेशन के लिए जो आरक्षित वर्ग से आते हैं। ठीक है, और जो रिजर्वेशन से नहीं आते अनारक्षित से, उनको 40 साल है। अब इसमें जो महिलाएं हैं और जो गेस्ट हैं, गेस्ट के लिए थोड़ा मध्य प्रदेश में अलग से रिजर्वेशन मिलता है आयु में। तो हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों को जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, गेस्ट में रह चुके हैं, उनको 5 साल का गैप और मिल सकता है। ठीक है, ये गेस्ट के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 में गेस्ट को काफ़ी रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो ये 2022 के हिसाब से था। अब इसमें परिवर्तन होकर अगर आ सकता है तो देखना होगा। अभी हो सकता है कि इसमें फीमेल के लिए 45 साल हो, ये मैंने बताया है ओवरऑल। ठीक है, चलिए, तो ये अभी रूल में जो भी आएगा वो देखना होगा। अभी तक मेरे हिसाब से ये मेरे पास जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग ये आपके लिए रहेगा। अब एक प्रश्न और आपके मन में आता है कि क्या सर, हम अगर रनिंग में हैं, सपोज करिए आपकी 12वीं हो चुकी है, 12th आप पास आउट हैं, इसी साल आपने पास किया है और इसी साल आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है, मतलब आपका अभी फर्स्ट सेम भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो रूल के हिसाब से आप देखिएगा, रूल ये कहते हैं कि आपका जो डीएलएड है उसका लास्ट सेम चलना चाहिए। क्या होना चाहिए? लास्ट सेम चलना चाहिए या लास्ट ईयर चलना चाहिए, ना कि फर्स्ट ईयर चलना चाहिए। क्योंकि ये रूल बनाया है 2023 की वर्ग 1 के एग्ज़ाम में, और वर्ग 2 की जो एग्ज़ाम होगी उसमें भी पात्रता में यही नियम था, पात्रता में, कि जब आप पात्रता का फॉर्म भरें तब आपका लास्ट सेम चलना चाहिए, ना कि फर्स्ट सेम। इसका रीज़न क्या है, मैं आपको बहुत ईजिली तरीके से समझाता हूँ। जब आप इसके लास्ट ईयर में चलेंगे, अभी ये एग्ज़ाम होगा अगस्त सितंबर में, 6 महीने के बाद इसकी चयन परीक्षा हो जाएगी। अब क्या आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर में थे और 6 महीने बाद आपके पास में एग्ज़ाम होने के बाद वेरिफिकेशन के लिए फाइनल ईयर की मार्कशीट कैसे आपके पास पहुँच जाएगी? तो इसीलिए नियम बनाया गया कि अगर लास्ट सेमेस्टर में आप होंगे या लास्ट ईयर में, तो 6 महीने बाद आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट होगी। मतलब जब आप चयन परीक्षा देकर के एग्ज़ाम फ्री होंगे तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे और आप वेरिफिकेशन में बाहर नहीं होंगे। तो यहाँ आपका लास्ट सेम या लास्ट ईयर होना चाहिए, ना कि फर्स्ट ईयर होना चाहिए। इस बात को समझना, तभी आप एलिजिबल होंगे। इसके बाद आयु हो गई। अब आपके पास कौन सा प्रश्न रहता है? बीएड का प्रश्न मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा जो नॉइज़ वाले कैंडिडेट हैं, डीएलएड जिन्होंने नॉइज़ से किया है ना, जिनका डीएलएड किससे है, एनओआई बाय नॉइज़ से है, उनको भी सही कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशा लगेगी, क्योंकि अभी तक तो हालांकि नियम क्लियर है कि अभी तक वर्ग 2 में नहीं लिया गया है। तो हो सकता है कि शायद आपको भी इसमें एलिजिबिलिटी ना रखी जाए। नियम आएंगे तब और पता चल जाएगा। चलिए, अब हम चलते हैं पैटर्न की तरफ। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा सर? पैटर्न कैसा आता है, पेपर कैसा होता है? तो पेपर बहुत अच्छा फॉर्मेट होता है, पर आप सीटेट को इससे रिलेट नहीं कर सकते,
ठीक है, सीटेट अपने फॉर्मेट में होता है, ये वर्ग 3 का मध्य प्रदेश का है, इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है। पेपर में ऐसे ही होता है सिलेबस में, 150 मार्क्स का पेपर आता है आपका। इसमें वैसे देखो पेपर का फॉर्म वैसे ही भरा जाता है जैसे वर्ग 3 का होता है। सिलेबस सीटेट के जो फर्स्ट पेपर होता है सीटेट का उसी के हिसाब से होता है, लेकिन सिलेबस अलग होगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। पहली लैंग्वेज होती है, अब पहली लैंग्वेज आपकी इंग्लिश हो सकती है, ठीक है, आपकी लैंग्वेज हिंदी हो सकती है, या आपकी संस्कृत हो सकती है, या फिर उर्दू हो सकती है, जो भी आप लेंगे यही सेम सेकंड लैंग्वेज में होगा। तो ये लैंग्वेज होती हैं आपकी जो आप लोगों को डिसाइड करनी पड़ती हैं। इसमें आपको मिलेंगे 30 मार्क्स, 30 मार्क्स की ये पर्टिकुलर आपकी क्या होती हैं लैंग्वेज होती हैं, सभी पर 30 नंबर होता है। तो ये दोनों जगह होंगे 30 और 30 60, ठीक है। इसके बाद आपका होता है ईवीएस, ये भी आपकी 30 मार्क्स का आता है। इसके बाद आपकी होती है मैथ्स गणित, ये भी आपकी 30 मार्क्स की आती है। इसके बाद होता है आपका क्या, हाँ सीडीपी होता है आपका 30 मार्क्स का। तो टोटल मिलाकर ये पेपर बन जाता है 150 मार्क्स का। इसमें से जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट होते हैं उनको लाना पड़ता है 50%, और जो अनरिजर्व वाले कैंडिडेट होते हैं उनको लाना पड़ता है 60%। तो 150 का जब आप 50% निकालेंगे तो 75 निकलता है, और जब आप इसका 60% निकालेंगे तो 90% निकलता है, 90 नंबर निकलते हैं। तो 75 नंबर लाना है ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है, और जिनको अनरिजर्व में आते हैं उनको 90 नंबर लाना है। ये पात्रता के क्वालिफाइड मार्क्स हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये पैटर्न रहेगा, 150 मार्क्स का पेपर होगा। अब ये जो सिलेबस है कि ये जो आपका पेपर आना है, 30 नंबर की फर्स्ट लैंग्वेज, 30 नंबर की सेकंड लैंग्वेज, 30 नंबर का ईबीएस, 30 नंबर की मैथ्स, 30 नंबर का सीडीपी। इसके लिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ पैटर्न, डिटेल में चलते हैं, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा, आप ऑनलाइन देख सकते हैं इसको। अब आपका सिलेबस जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, हालांकि मैंने बहुत चीज़ें आपको यहाँ समझा भी दी हैं जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, और ये सारे विषय आपको समझ में आ गए होंगे। 30 मार्क्स का रहेगा सब कुछ, बाल विकास, शिक्षण शास्त्र, ठीक है। और भी बातें यहाँ अच्छे से हम समझ लेते हैं, देखेंगे। सबसे पहली चीज़ फर्स्ट वाला पेपर होगा। हाँ, समय मैंने नहीं बताया था, हालांकि ये 2.5 घंटे का ही समय होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फर्स्ट नंबर 1 नंबर आपका पार्टिकुलर एक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर मिलेगा, मतलब 150 मार्क्स होंगे, 2.5 घंटे का समय रहेगा। ये बहुविकल्पीय परीक्षा होगी। आगे देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले सिलेबस में बाल विकास को देख लीजिए, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ये यहाँ से आप देखेंगे बाल विकास को। बाल विकास 30 नंबर का तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये 2 भागों में आपको देखने को मिलेगा। सभी कॉमन सब्जेक्टों में आपको पेडागोजी देखने को मिलेगी, जिसे आप कहते हैं शिक्षण शास्त्र। हर सब्जेक्ट का अपना एक शिक्षण शास्त्र होता है। तो 15 मार्क्स का आएगा सीडीपी, 5 नंबर का आएगा समावेशी विकास, और 10 नंबर की आएगी पेडागोजी। एक बार फिर से सुनिए, 15 नंबर का सीडीपी, 5 नंबर का समावेशी विकास, और 10 नंबर की सब्जेक्टिव पेडागोजी। इसको देखेंगे आप सिलेबस में, हमारे सीडीपी को देखेंगे 10 नंबर में। तो बाल विकास में ये रहेगा, बाल विकास की अवधारणा, इसके अधिगम के साथ संबंध, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, मानसिक स्वास्थ्य बच्चे का, वंशानुकरण का, वातावरण का प्रभाव, सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, लैंग्वेज और थॉट। इसके बाद समावेशी विकास में इस प्रकार से टॉपिक रहेंगे। अब मैं आपको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से देखना, ठीक है। और उसकी पेडागोजी रहेगी। अब यहाँ पर हिंदी आ गई, हिंदी में 15 नंबर की टोटल हिंदी ग्रामर आएगी, 15 नंबर की आपकी आएगी हिंदी की पेडागोजी। 15 नंबर की जो व्याकरण आएगी उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, नाटक, एकांकी, घटना, निबंध, है ना। और 5 नंबर का एक गद्य आएगा, 5 नंबर का एक पद्य आएगा। ये बात ध्यान रखना, गद्य और पद्य आते ही आते हैं, तो गद्य और पद्य आएंगे, और व्याकरण आएगी, ये थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है। 15 नंबर में आपकी ये पेडागोजी आएगी हिंदी में, ठीक है। 5 नंबर या 7 नंबर की व्याकरण आती है, 6-7 नंबर के आपके शिक्षण वो आते हैं, गद्यांश पद्यांश, और 15 नंबर की आपकी आती है पेडागोजी हिंदी में। पर ऐसा कहते हैं, हालांकि 20 नंबर की मिला जुलाकर व्याकरण हो जाती है और गद्यांश पद्यांश हो जाते हैं, और 10 नंबर की पेडागोजी आती है। 50-50% ऐसा आया भी नहीं है, और ना ही अभी तक आएगा। तो 20 नंबर का आएगा हिंदी, 10 नंबर की आपकी आएगी पेडागोजी, ठीक है। चलिए
ये इंग्लिश का है, इंग्लिश वाले देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कंपेरिजन 15 मार्क्स, पेडागोजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉर 15 मार्क्स। टू आंसर पैसेज ये तो आता ही है। डिस्कस ऑन लिटरेरी एंड नैरेटिव सेंटेंस, विद द नैरेटिव सेंटेंस भी आएंगे, विद क्वेश्चन ऑन द कंपोजिशन, ग्रामर एंड द वर्बल एबिलिटी। ये पेडागोजी के टॉपिक है, लर्निंग एंड द एक्सक्लूजन ऑफ लैंग्वेज। बाकी आप ये पढ़ लेना। संस्कृत का सिलेबस वही कॉमन है, 15 नंबर का शिक्षण शास्त्र, 15 नंबर का सब्जेक्ट। गद्य पद्य सब में आएंगे, इंग्लिश में गद्य पद्य है, संस्कृत में गद्य पद्य है, हिंदी में भी गद्य पद्य है। ये 5-6 नंबर में आती आते हैं, और व्याकरण आती है। इन सबसे ज़्यादा जरूरी है मैथ। मैथ के टॉपिक समझना। इस तरीके के मैथ के टॉपिक आपको मिलेंगे 30 मार्क्स में। सबसे पहला टॉपिक होगा नंबर सिस्टम, प्लस माइनस, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉसेस, क्लॉक, रेशियो के बाद अर्थमेटिक, डाटा इंटरप्रेसेस विद द इंक्लूड बार एंड ग्राफ्स। इसके बाद आएगा चार्ट के क्वेश्चन आएंगे, कुछ लघु गणक के क्वेश्चन आएंगे। ये आपका मार्क्स का रहेगा टोटल 30 मार्क्स का। लेकिन यहाँ पर 1 मिनट देखेंगे आप लोग, 1 सेकेंड। मैथ आपका पूरा आएगा। पेडागोजी का रेशियो यहाँ नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि 5 नंबर की पेडागोजी तो फिर भी आती है। यहाँ सिलेबस में अभी इन्होंने नहीं बताया है, पर पेडागोजी आएगी मैथ की, ठीक है, 5 नंबर या 6 नंबर में। अगला जो सिलेबस आपका आएगा अभी आने वाला है पात्रता परीक्षा का, उसमें पेडागोजी आएगी मैथ की, क्योंकि सीटेट में आती है और 2022 के पेपर में भी पेडागोजी आई थी। अब हम चलते हैं एनवायरनमेंट की तरफ। 1 सेकेंड, एनवायरनमेंट इसमें नहीं है क्या? नहीं भैया, इसमें एनवायरनमेंट नहीं डाली है। एनवायरनमेंट का सिलेबस मैं आपको पीडीएफ में भेज देता हूँ। नहीं, एनवायरनमेंट समझाऊंगा, मेरे पास पीडीएफ खुली है एनवायरनमेंट की, उसको हम वहाँ से समझ लेते हैं। ये लीजिए, ये आपका पूरा वो है, देखो एज का ये मैंने बता दिया था, सब चीज़ें बिल्कुल। ये आपका 2022 का है। देखिए, दिव्यांगजन के लिए पात्रता परीक्षा में आपको 50% अंक लाने पड़ेंगे, जो मध्य प्रदेश के मूल्यवासी होंगे, और जो अन्य राज्यों के आवेदक के लिए 60% है, ठीक है। हाँ देखो, इसमें भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 50% है, और अन्य राज्यों के लिए और यूआर के लिए है 60%, ठीक है। चलिए, दिव्यांगजन के लिए भी 50% है, तो दिव्यांगजन है। तो अभी हमें चलना था सिलेबस ऑफ द ईबीएस। सिलेबस ऑफ द ईबीएस कहाँ गया सिलेबस? मेरा मतलब ये है कि सारी चीज़ें अगर आपको एक ही चैनल, देखो अगर आप लोग अभी भी, क्योंकि मेरे यहाँ पे मैं हर चीज़ को स्वैप नहीं करना चाहता, 2022 के इतनी लिस्ट है कि उस लिस्ट में मैंने कई सारे बच्चों के नाम भी नहीं जोड़े। बहुत बच्चों का भविष्य बना है मेरे द्वारा 2022 में। मैं खुद कमेंट नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको कहीं से कहीं तक नोट्स की और क्लासेस, नोट्स के लिए आपको एक नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। इफ़ यू हैव टू वांट टू द नोट्स एट योर होम, आपको घर पर आपके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नोट्स भेज दिए जाएंगे, और ये आपको उपलब्ध होंगे 1000 की प्राइस पर। आप बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है आपके एग्ज़ाम में। तो आपका ये विशेष समय होगा कि आप निर्णय लिए। सिलेबस आपके सामने है, एग्ज़ाम महीना आपके सामने है, तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ये देखिए, ठीक है। तो जिनको क्लास लेना है वो रामसर इंदौर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इस भर्ती में 2018 से मेरा अनुभव जुड़ा हुआ है। मैंने 2018 में वर्ग 1-2 वाले साथियों के साथ समय दिया, आप लोगों के साथ 19 से जुड़ा रहा, 2022 में आप लोगों के कई साथियों का भविष्य बनाया है। अब आपके पास भी एक अवसर है कि आप मेरे रामसर परिवार के चैनल से जुड़ करके अपना भविष्य बना सकते हैं। एक नंबर आपको स्क्रीन पर मिलेगा, उस पर आप मैसेज करके वर्ग 3 के कंप्लीट नोट्स घर बुलवा सकते हैं। संपूर्ण नोट्स जो सिलेबस मैंने आपको दिखाया है, और 2023 के पेपर के हिसाब से, 22 के पेपर के हिसाब से, 2023 में ज्वाइनिंग हुई थी, 22 में पेपर हुआ था। इन्वायरमेंट का सिलेबस है परिवार से संबंध, बड़े बूढ़े, बीमार, किशोर, विशिष्ट अवस्था वाले बच्चे, हमारे पशु पक्षी जैसे हैं, वातावरण में क्या है उनका रोल है, खेल और कार्य मैं मेन टॉपिक पढ़ा देता हूँ। आवास के बाद हमारा भोजन, आदतें, पानी और हवा, प्राकृतिक वातावरण और मानव निर्मित संसाधन, और आखिरी में पेडोलॉजिकल मुद्दे। तो ये ऐसा रहेगा, 10-20 नंबर का आपका आएगा एनवायरनमेंट, और बाकी 10 नंबर की आपकी आएगी पेडागोजी। इस तरीके का ये पूरा फॉर्मेट रहने वाला है, और ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर सिलेबस में, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। देखो, मैंने कहा था गणित आएगी, गणित की पेडागोजी होगी, उसमें लिखा नहीं था, हटा दिया था। गणित की पेडागोजी है, 15 मार्क्स की है। मैंने 5 नंबर भी कहा था, क्योंकि उस फॉर्मेट में
थोड़ा हटा हुआ था। 15 मार्क्स की सीधी सीधी पेडागोजी है गाइस, उसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना आप लोग। 5 नंबर का मैंने कहा था, 10 नंबर की ही आती है पेडागोजी। 15 नंबर ये कहते ज़रूर हैं, पर 10 नंबर में ही आई थी पेडागोजी 2022 के पेपर में। तो 10 नंबर सभी विषयों में मान के चलिएगा आप लोग। तो 50 मार्क्स की हर सब्जेक्ट के साथ पेडागोजी आएगी और बाकी 20 नंबर का आपका आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। ये एक बहुत बड़ा मैराथन वीडियो था जिसमें मैंने आप सभी के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। और अब इसके अलावा अगर कोई डाउट है, तो आप मैसेज कर सकते हैं। ये आपका नंबर है, इस पर डाउट नहीं सॉल्व करना है, कमेंट करना है डाउट के लिए। तो इस नंबर पर आप अपने नोट्सों के लिए बुकिंग कराने के लिए और आप क्वेरी कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सअप करना है आपको, कॉल नहीं करना है, ठीक है। ओनली फॉर व्हाट्सअप, इट्स नॉट फॉर द कॉल, ठीक है। ओनली मैसेज कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ओनली आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर कॉल पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ओनली फॉर मैसेज। हाँ, इसी के लिए अब आपसे निवेदन है कि ज़्यादा वेटेड मत करिए, क्योंकि सितंबर ज़्यादा दूर नहीं है। और जो कैंडिडेट सेकेंड ईयर में हैं सिर्फ वही, और अगर आपकी मनोरंजन के लिए आपको या इंटरेस्ट है पढ़ने में, तो आप फॉर्म भर दीजिए, आपको मना नहीं है। लेकिन जब आपका फाइनल चयन होगा, फाइनल चयन परीक्षा में, तब आपको ये एहसास होगा कि शायद सेकेंड ईयर के बाद ही भरना चाहिए था फॉर्म। तो ये चीज़ है कि आप शौक के लिए बनना चाहें, जिनका फर्स्ट ईयर अभी है, इसी साल जिन्होंने एडमिशन लिए हैं, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी जिनका सेकेंड ईयर है उनको दिक्कत नहीं है, ठीक है। साथ ही में मैं आपसे कहूँगा कि बढ़िया तैयारी करिए। 1.5-2 महीने का समय मिला है, पात्रता को निकालना है, क्वालिफाइड करना है, और इसी के 4 महीने बाद आपकी चयन परीक्षा होगी, ठीक है। तो अभी इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। नो कॉल ओनली मैसेज। तो अब आपके पास में लगभग कह सकते हैं कि 45-50 दिन या 60 दिन का समय है। सितंबर में ही होगी परीक्षा, 60-65 दिन है। अच्छे से सिलेबस का रीडिंग लगा लीजिए आप लोग और बढ़िया तरीके से तैयारी कर लीजिए। जिनको एलिजिबल पास करना है, इसके 4-5 महीने बाद आपकी चयन परीक्षा होगी, ठीक है। अब अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी वीडियो था और 20 मिनट से 25 मिनट के बीच में हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया है। काफ़ी बड़ा ये वीडियो रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो मेंशन ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।